नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज देख रहे हैं, हिस्ट्री के सीरीज में हमारा छठा सीरीज है। ठीक है, जिन लोगों ने पिछला हमारा 5 सीरीज नहीं देखा है हिस्ट्री का, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से 5 सीरीज देखिए पहले, उसके बाद छठा सीरीज देखिएगा। क्योंकि अगर 5 सीरीज देख के छठा सीरीज देखिएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगा, वो भी बहुत ही बारीकी से। ठीक है, चलिए जैसे एक बार हम लोग पिछले क्लास को रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, यानी कि पत्थर का काल पढ़ा था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जो कि पत्थर का काल है, जिसमें ना ही कोई लिखित साक्ष्य है ना ही उसे पढ़ा गया है। ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है तो उसे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, तो हम पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से इतिहास पढ़ रहे हैं अभी। तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे हम लोग ने देखा कि भीमबेटका, महदहा, ये सब जगहों से मैंने प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है पत्थर का काल, स्टोन एज, इंग्लिश में उसको स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हमने एक मिस्टेक कर दिया था, उस मिस्टेक को इस वीडियो में सुधार दे रहे हैं। जैसे कि पिछला वीडियो में गलती से हमने मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है, इसको हमने फलक संस्कृति बोल दिया था। ठीक है, फलक संस्कृति, जो गलत है। फलक संस्कृति नहीं होगा, मध्य पाषाण काल का फलक संस्कृति नहीं होगा। मध्य पाषाण काल जो है फलक संस्कृति में नहीं आता है, इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ, यानी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, फलक संस्कृति कट कर लीजिएगा आप लोग, ये पिछला वीडियो में बाई मिस्टेक हो गया था। चलिए थोड़ा सा हम लोग फिर प्रागैतिहासिक काल को 5 मिनट के लिए रिकॉल करते हैं। चलिए, तो ये चीज सुधार लीजिएगा आप लोग। जैसे मध्य पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति नहीं, उसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, टाइम इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी समय आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, यानी कि ये हम लोग किसको 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल को। यानी जो पूरा पाषाण काल है तो उसको हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। अब देखिए पूर्व पूरा पाषाण काल जो है, इसमें क्या हुआ कि अधिकांश जो अवशेष मिले थे, जो हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जो भी औजार मिले, वो लगभग सोहन नदी, ठीक है, सोहन नदी जो कि जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सोहन नदी घाटी जो कि सिंधु की सहायक नदी, एक छोटा सहायक नदी घाटी थी। ठीक है, तो सोहन नदी के किनारे मिला था, तो इसलिए क्या कि पूर्व पूरा पाषाण को हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान कर कहीं पे लिख लीजिए, यानी कि पूर्व पूरा पाषाण काल जो है, इसको हम लोग यहाँ का जो भी औजार मिला उसके माध्यम से हम लोग
चूंकि सोहन नदी के किनारे मिला था इसलिए इसको सोहन सभ्यता यानी सोहन घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो सोहन नदी के तट पे मिलने के कारण इसको सोहन संस्कृति कहिए या सोहन संस्कृति मान लिया जाता है कि इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोहन नदी के किनारे ही इसके अवशेष ज्यादातर मिले हैं। ठीक है, जो सोहन नदी, ठीक है, तो सोहन नदी के किनारे मिलने के कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? पूर्वपुरा पाषाण काल को। अब देखिए मध्यपुरा पाषाण काल है, तो इसको इस समय में क्या था कि जैसे पूर्वपुरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर औजार के लिए यूज किए जाते थे, जो चला के शिकार करने में या चला के मारने में जानवरों को तकलीफ होता था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते थे, आदमी सटीक निशाना नहीं लगा पाता था प्राचीन काल में। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने दिमाग लगाया, धीरे धीरे उनको क्या कि फलक, जैसे कि हमने फलक संस्कृति बता दिया था मध्य पाषाण काल में, तो वो फलक संस्कृति यहाँ पर आएगा मध्यपुरा पाषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि जो भी औजार बनाए जा रहे थे वो थोड़ा तीखे यानी तेज धार वाले और सपाट यानी चपटी नुमा दोनों साइड में, जिसको हम लोग चापर, आज के भाषा में चापर चॉपिंग कहते हैं ना, तो उस टाइप के पत्थर के ही औजार बनाए जाने लगे। ठीक है, तो उस टाइप के औजार की अधिकता है, यानी कि जो कुदाल होता है, कुदाल का फल होता है, वो भी फल जो होता था पत्थर का ही होता था, लेकिन थोड़ा तेज धार वाला, यानी कि जो पत्थर पतला हो और नुकीला हो उसको यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया। ठीक है, फलक संस्कृति। ठीक है, तो मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, और उसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा, मध्य पाषाण काल में उसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, और इसको मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हमने बता दिया, पिछले वीडियो में भी बताया था कि फलक संस्कृति इस कोई भी हथियार जो था आदिमानव के लिए जो कि शिकार किया करते थे, उसके जो फल हुआ करते थे वो नुकीला टाइप में यूज करने लगे। ठीक है, तो फलों की अधिकता के कारण यहाँ फल खाने वाला फल नहीं, ये फल औजार वाला फल है। ठीक है, जैसे कुदाल हो गया, कुदाल का फल, हल का फल होता है ना, तो वो फल है। तो फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, आज हम, ये तो रहा पिछला वीडियो का भाग, ये हो गया हमारे पिछला क्लास का भाग। ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल और वहां से क्या मिले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे प्रागैतिहासिक काल का एक जगह का नाम दे दिया जाएगा, जैसे हथनौरा दे दिया, हथनौरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपसे इसी टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप दे देगा बुर्ज होम कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम लोग कि कौन जगह कहाँ स्थित है। ठीक, तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि हम लोग जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके विषय में बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज हम महत्वपूर्ण स्थल के यानी प्रागैतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहला आता है मेहरगढ़। ठीक है, हम लोग जो स्थल है उसके साथ साथ जगह का भी नाम लिखते चलेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग को बाद में एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। तो हम लोग यहीं पे लिखते चलेंगे। तो मेहरगढ़ PA लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, पाकिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब क्या मिला, ये भी चर्चा हम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या मिला। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया भी था, फिर एक बार आपका रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेहरगढ़ से सबसे पहले पता है कि स्थायी जीवन का पहला साक्ष्य, स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य मिलता है।
कृषि का प्रथम साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा बुर्ज होम। बुर्ज होम और एक और नाम लिखिएगा गफ कराल। दो नाम याद रखिएगा, बुर्ज होम और गफ कराल। ठीक है, किसी किसी बुक में गुफ कराल लिखा है तो गफ कराल। ठीक है, उतना माने नहीं रखता है। चलिए, ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जे एंड के हम लिख दे रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट में समझिएगा। यानी कि जो बुर्ज होम है और गुफ कराल है, यानी गफ कराल समझिए या गुफ कराल कहिए। ठीक है, गुफ कराल ठीक लग रहा है। गुफ कराल और बुर्ज होम जो है ये दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये देखिए दोनों जगह से क्या मिला है, तो हमने कल बताया भी था गर्तावास। गर्तावास क्या होता है, यानी गर्त मिस गड्ढा और आवास मिस रहने लायक जगह। यानी जो गड्ढा में रहने लायक जगह बना दिया जाता था, यानी गड्ढा में रहा कर आदमी रहता था, उसी को गर्तावास कहा गया। ठीक है, तो जो हमारे बुर्ज होम यानी जम्मू कश्मीर से मिला है, एक तो गर्तावास मिला है और दूसरा चीज हमने बताया था क्या कि आदमी के साथ कुत्ता, यानी मालिक के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे, मालिक के साथ कुत्ता। ठीक है, ये साक्ष्य दोनों जगह से मिला है, बुर्ज होम से और गुफ कराल से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बुर्ज होम और गुफ कराल से गर्तावास और मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट में हम देखते हैं कोल्डीहवा। देखिए कोल्डीहवा जो कि यूपी में स्थित है, यहां से सबसे पहले यानी प्राचीन काल का सबसे पहले यानी चावल, धान कहिए या चावल कहिए, धान की खेती का साक्ष्य मिला था। यानी कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कोल्डीहवा से। लेकिन अभी क्या नया खोज के अनुसार एक जगह आ गया है लहुरा देव। लहुरा देव जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, पहले जो था कोल्डीहवा यानी धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था कोल्डीहवा। ठीक है, जो कि यूपी में स्थित है। लेकिन नया खोज के अनुसार पता चला है कि लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ पर धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी कि सबसे पहले धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहां से, लहुरा देव से। ठीक है, तो पहले कोल्डीहवा था लेकिन वर्तमान खोज के अनुसार लहुरा देव हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि धान की खेती का प्राचीनतम, धान की खेती का ये सबसे प्राचीनतम है, विश्व में सबसे प्राचीनतम। ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी उप महाद्वीप हैं तो उनमें धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। लगभग 8000 बीसी मान लीजिए, या 8000 से 9000 बीसी के मध्य, 8000 से 9000 बीसी के बीच का समय काल बताया जाता है। ठीक है, जो लहुरा देव से धान की खेती का साक्ष्य मिला है वो लगभग 8000 बीसी से 9000 बीसी के बीच में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले कोल्डीहवा था लेकिन नया खोज के अनुसार पता चला है कि नहीं, लहुरा देव में जो है वो धान की खेती का लगभग सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, चलिए अब मिटाते हैं इसको, दूसरा देखते हैं। एक जगह है चोपानी मांडो। चोपानी मांडो जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है, चोपानी मांडो जो कि यूपी में स्थित है, यहां से मधुमक्खी के छत्ते नुमा, मधुमक्खी के छत्ता जैसा झोपड़ी मिला है। मधुमक्खी के छत्ते
के आकार का, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का आवास। ठीक है, यानी कि जो चौपानी मांडो है, यहां से मधुमक्खी के छत्ते नुमा यानी मधुमक्खी के छत्ता के आकार का झोपड़िया मिला है, यानी आवास मिला है, रहने लायक जगह मिला है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा चौपानी मांडो में। और दूसरा चीज, जो चौपानी मांडो है, यहां से हस्त निर्मित मृद भांड का मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया था। मृद भांड का मतलब कि मिट्टी का बर्तन, यानी हाथ से जो मिट्टी का हम लोग बर्तन बनाते हैं उसे मृद भांड कहा जाता है। ठीक है, तो हस्त निर्मित मृद भांड का भी साक्ष्य मिलता है। कहां से? हमारा चौपानी मांडो से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा। हथनौरा, जो कि एमपी में स्थित है। यहां से सबसे पहले मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, हथनौरा जो कि हमारा एमपी में स्थित है। ठीक है, हथनौरा जो कि हमारा एमपी में स्थित है, यहां से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिलता है, यानी भारत में मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य अगर मिला तो हमारा हथनौरा, जो हथनौरा न है, ये हथनौरा जो कि हमारा एमपी में स्थित है। ठीक है, सराय नाहर एवं महदहा से मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर, मानव के प्रथम अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है सराय नाहर और महदहा से। ठीक है, सराय नाहर और महदहा ये दोनों हमारा यूपी में स्थित है। इधर लिख लीजिएगा, सराय नाहर एवं महदहा दोनों यूपी में स्थित है। तो यहां से मानव के अस्थि पंजर का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आदमगढ़ और बाजौर। आदमगढ़ और बाजौर, आदमगढ़ एवं बागौर जो कि राजस्थान में है, आरजे लिख दे रहे हैं राजस्थान। और आदमगढ़ जो कि हमारा एमपी में है। आदमगढ़ एवं बागौर से पशुपालन, यानी भारत में आपसे पूछा जाए कि पशुपालन का साक्ष्य, तो भारत में प्रथम पशुपालन का जो प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला है, तो ये हमारा मिला है आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है, और बागौर जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। तो यहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, साउथ में एक जगह है हमारा संगनकल्लू, दिखाई दे रहा है, संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू जो कि हमारा कर्नाटका में स्थित है। यहां से क्या, यहां से राख का टीला मिला है, राख का टीला। और राख का टीला मिलने से एक अनुमान लगाया गया है कि वहां पे कुछ मवेशी बांधे गए होंगे। ठीक है, जो आग लगने के वजह से पूरे जल के मर गए होंगे। ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जहां राख का टीला मिला है वहां से गाय, भैंस, बकरी ये सब का अस्थि भी, यानी अस्थि का भी साक्ष्य मिलता है। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि यह एक पशुबाड़ा होगा। पशुबाड़ा का मतलब कि जहां पे पूरा पशु रहते होंगे। ठीक है, तो एक बड़ा स्थल होगा जहां पे पशु
पशु बाड़ा जिसको बोलते हैं, वहां पे पूरा पशु रहते होंगे, किसी कारण बस वहां पे आग लगा होगा और पूरे के पूरे जल के मर गए होंगे। ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो संगनकल्लू में जो कि कर्नाटका में स्थित है, यहाँ पे राख का टीला मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित है। यहां से देखिए, यहां से ये मुख्यतः क्यों प्रसिद्ध है? ये मुख्यतः प्रसिद्ध है इसलिए कि यहां से शैल चित्र कहिए या गुफा चित्र कहिए। ठीक है, शैल चित्र यानी कि शैल मीन्स पत्थर पे चित्र बनाया हुआ है। तो गुफा भी पत्थर का होता है, तो गुफा में भी अंदर चित्र बनाया गया है, तो इसलिए उसको गुफा चित्र कहिए या शैल चित्र कहिए। तो गुफा चित्र और शैल चित्र के लिए भीमबेटका बहुत फेमस है, जो कि हमारा एमपी में स्थित है। तो ये क्वेश्चन लगभग मैंने अगर बीपीएससी में कहें तो ये क्वेश्चन लगभग 10 बार पूछ दिया होगा, बीपीएससी का बात करें तो, कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शैल चित्र या गुफा चित्र। ठीक है, शैल चित्र या गुफा चित्र के लिए भीमबेटका हमारा फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है हमारा, अगला जगह एक आता है चिरांद जो कि हमारा बिहार में स्थित है। ठीक है, चिरांद जो कि हमारा बिहार में स्थित है। अब देखिए चिरांद में क्या है, चिरांद जो कि बिहार के सारण जिला में स्थित है। ठीक है, छपरा जिला यानी सारण जिला में स्थित है चिरांद। वहां से क्या मिला है, तो पत्थर का तो औजार मिला ही है, तो वो तो पत्थर का औजार नॉर्मली है कि हर जगह से मिला है। ठीक है, तो पत्थर के औजार के साथ साथ यहाँ पर हड्डी के भी औजार मिले हैं। ठीक है, हड्डी के औजार मिले हैं कहां से? चिरांद से। और तो और हड्डी के साथ साथ यहां से सिंग का मतलब समझ रहे हैं, शेर वाला सिंग नहीं, ये जो सिंग होता है यानी हिरन का सिंग, हिरन के सिंग का, यानी कि जो हिरन का सिंग होता है उससे बने औजार भी मिले हैं। ठीक है, कहां से? हमारे बिहार चिरांद से, यानी चिरांद जो कि बिहार के सारण जिला में स्थित है, वहां से हिरन के सिंग के भी उपकरण मिले हैं और हड्डी से बने भी उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग चिरांद में नोट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लगभग प्राग ऐतिहासिक काल पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ नहीं बचा है जो आपको हम बता सके। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल में एग्जाम व्यू से इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक, यानी इसके बाद अब आएगा, जैसे हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल समाप्त हो गया। अब नव पाषाण काल के बाद एक छोटा सा युग स्टार्ट होगा, ताम्र पाषाण, यानी तांबा और पत्थर दोनों। तो तांबा और पत्थर दोनों का काल शुरू होगा, तो उसमें थोड़ा सा वीडियो में वो हो जाएगा, यानी जो हम नेक्स्ट हमारा आएगा उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता बताने से पहले 5 मिनट में हम लोग ताम्र पाषाण खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं भी सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोग पूरा स्टोरी के माध्यम से देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का चैप्टर आज के लिए क्लोज, आज का वीडियो समाप्त, यानी प्राग ऐतिहासिक काल हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें हमने जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था हमने बता दिया, क्योंकि हमने लास्ट वाला जितना भी बताया ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने देख के बताया, कि उसमें देखा था कि यहाँ ये चीज पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सीरीज देखेंगे। चलिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये सीरीज, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का सीरीज देखेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।